अच्छा, ये बिजनेस होता क्या है? इस सवाल का जवाब ना आज के स्टॉक मार्केट्स में नहीं, बल्कि हजारों साल पहले के इतिहास में छिपा है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं और इस कहानी की जड़ों तक पहुंचते हैं। जब हम पुरानी शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सोचते हैं तो क्या नाम आते हैं दिमाग में? शायद रोम या चीन। पर क्या हो अगर असली जवाब कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जो शायद आपको हैरान कर दे? जवाब है भारत। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पहली सदी के आसपास दुनिया की कुल दौलत का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 32% भारतीय उपमहाद्वीप के पास था। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये असाधारण है। सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? तो ये सब हुआ कैसे? इसका राज छिपा है प्राचीन भारत के व्यापारिक रहस्यों में। ये जो आर्थिक ताकत थी, ये कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही एडवांस्ड और सोचा समझा ट्रेड सिस्टम था। सोचिए, भारत दुनिया के चौराहे पर था। एक तरफ मशहूर सिल्क रूट जैसे जमीनी रास्ते थे, तो दूसरी तरफ समुद्र के रास्ते, जो इसे पूरब और पश्चिम दोनों से जोड़ते थे। और इन रास्तों पर सिर्फ सामान नहीं, बल्कि आइडियाज, कल्चर और इनोवेशन का भी लेन देन होता था। अब जरा ट्रेड के इस बैलेंस को देखिए। भारत से मसाले, कपास और चीनी जैसी कीमती चीजें बाहर जा रही थीं और बदले में सोना, चांदी और अच्छी नस्ल के घोड़े अंदर आ रहे थे। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कहीं ज्यादा था। इसी वजह से देश में पैसा लगातार आ रहा था और ये दुनिया का इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया था। ये दौलत इतनी जबरदस्त थी कि उस जमाने के यात्रियों ने इसे स्वर्ण भूमि यानी सोने की धरती का नाम दिया था। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, ये उस दौर की हकीकत थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। जब व्यापारी हजारों किलोमीटर दूर जाते थे, तो इतना सारा सोना चांदी साथ लेकर कैसे चलते? चोरी का डर, डाकुओं का खतरा। तो इसका सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन था हुंडी। और यह सच में एक शानदार आविष्कार था। हुंडी एक तरह का क्रेडिट नोट था। मतलब एक व्यापारी एक शहर में पैसे जमा करता और दूसरे शहर में बस वो हुंडी दिखाकर पैसे निकाल लेता। ये तो आज के बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत पुराना वर्जन था। सच में अपने समय से बहुत आगे की सोच। और ये कोई सिंपल सिस्टम नहीं था, बल्कि बहुत सोफिस्टिकेटेड था। अलग अलग तरह की हुंडियां होती थी। धनी जोग तो किसी को भी दे सकते थे, जबकि सहजोग किसी भरोसेमंद इंसान को। पर सबसे कमाल की थी जोखमी हुंडी। ये एक तरह का इंश्योरेंस था। सोचिए, अगर रास्ते में माल डूब गया या चोरी हो गया तो व्यापारी का नुकसान नहीं होता था। उस जमाने के लिए क्या क्रांतिकारी आइडिया था। तो ये जो प्राचीन व्यापार और फाइनेंस का सिस्टम हमने देखा, ये हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाता है। आखिर बिजनेस होता क्या है? हम किस एक्टिविटी को बिजनेस कह सकते हैं? देखिए, हम दिन भर में कई काम करते हैं, पर हर काम बिजनेस नहीं होता। इन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो पैसे कमाने के लिए की जाती हैं, जैसे एक डॉक्टर का अपने क्लिनिक में मरीज देखना। दूसरी तरफ है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हम प्यार या अपनी खुशी के लिए करते हैं, जैसे एक माँ का अपने बच्चों के लिए खाना बनाना। तो बिजनेस हमेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो किसी भी काम को बिजनेस कहने के लिए उसे 5 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। पहला, क्या मकसद प्रॉफिट कमाना है? दूसरा, क्या कोई प्रोडक्ट या सर्विस बन या बिक रहा है? तीसरा, क्या बदले में पैसे लिए जा रहे हैं? चौथा, क्या ये काम रेगुलरली हो रहा है, एक बार नहीं? और पांचवा और सबसे जरूरी, क्या इसमें रिस्क शामिल है? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो हाँ, वो बिजनेस है। तो कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आता है। ये जो समृद्धि थी, ये हमेशा नहीं रही। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां से पुनर्निर्माण का सफर शुरू हुआ। ये टाइमलाइन, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। देखिए, पहली सदी में 32%, 1700 तक आते आते ही 24.5% पर आ गया। लेकिन असली गिरावट इसके बाद हुई। औपनिवेशिक शासन के आखिर तक 1900 में भारत का हिस्सा सिर्फ 2% रह गया था। ये एक जबरदस्त गिरावट थी। फिर आज़ादी के बाद और ख़ास तौर पर 1991 के सुधारों के बाद इस कहानी को फिर से लिखने की कोशिश शुरू हुई। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी गिरावट हुई क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह थी औपनिवेशिक शासन, जिसने भारत के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। जो देश पहले दुनिया को फिनिश्ड गुड्स मतलब तैयार माल बेचता था, अब वो सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया था। सोचिए, भारत से कपास ब्रिटेन जाता, वहां उससे कपड़ा बनता और फिर वही कपड़ा वापस भारत में ऊंचे दामों पर बेचा जाता।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं भारत के नए आर्थिक अध्याय की, जो ग्रोथ और उम्मीद की कहानी है। और देखिए, इतिहास खुद को दोहराता है एक अच्छे तरीके से। जो स्पिरिट पुराने सिल्क रूट की थी, वो आज मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज में जिंदा है। मतलब ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग ये हमेशा से भारत की आर्थिक कहानी के दिल में रहे हैं। और आज का सच ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक है। विदेशी निवेश आ रहा है और देश के अंदर भी डिमांड लगातार बढ़ रही है, जो इस ग्रोथ को और ताकत दे रही है। तो हम जहां से शुरू हुए थे वहीं वापस आते हैं। अगर व्यापार ने पुरानी दुनिया को आकार दिया, उसे जोड़ा, उसे अमीर बनाया, तो आज के इस कनेक्टेड वर्ल्ड में व्यापार हमारे आने वाले कल को कैसा आकार देगा? ये एक बड़ा सवाल है, सोचने के लिए।